नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आपको शेरशाह सूरी या फिर कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन सा टॉपिक कराना चाहिए जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको मुश्किल लगता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। हमारे आज के टॉपिक में जो रहने वाला है शेरशाह सूरी के जितने भी भूमि सुधार थे उनको लेकर रहेगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो शेरशाह सूरी था उसने अहमद खां के माध्यम से क्या कराया था, भूमि का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कराया था। ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं खेतों में माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। गज ए सिकंदरी में क्या था, 39 अंगुल का माप होता था जिसमें 32 इंच माने जाते थे। ठीक है। इसके अलावा सण की डंडी का प्रयोग किया जाता था। एक पेड़ होता है जिसमें कह सकते हैं कि एक लकड़ी की तरह डंडी होती है, सन बोलते हैं उसको। उसका हरियाणा और राजस्थान और पंजाब इन तीन जगहों पर काफी प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग भी किया जाता था किसके लिए, भूमि मापन के लिए। ठीक है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए कहा है कि भूमि जरीब के समय नाबूद और बुध का ख्याल रखना पड़ता था। भूमि जरीब का मतलब क्या है, भूमि मापन के समय दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता था। पहला क्या कि भूमि बुध है या नाबूद है। ठीक है। बुध और नाबूद है क्या, वो आगे बता रहा हूं। नाबूद ऐसी भूमि जो बोई ना गई हो, जो खराब भूमि हो। ठीक है। और बुध भूमि जो अच्छी भूमि हो या कह सकते हैं कि बेशक से वो मध्यम क्यों ना हो और बोई गई हो। ठीक है। नाबूद जिसको बोया ना गया हो, बूद जिसको बोया गया हो। ठीक है। ये दो प्रकार की भूमि इसने बताई है कि भूमि मापते समय हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर बात करते हैं भू राजस्व मापन के लिए आमिल नियुक्त किया जाता था। ये एक अधिकारी है जो भूमि मापन के समय वहां पर तैयार रहता था और सारा लेखा जोखा तैयार करता था। ठीक है। शीर्षक कहता है किसान निरीह होते हैं, किसान कमजोर होते हैं। ठीक है। निरीह का मतलब क्या बताया है, कमजोर होते हैं। और वो कहता है कि जिसके पास सत्ता होती है वो उसी के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेईमान लोग क्या करते हैं, उनको जबरदस्ती उनसे धन छीनने की कोशिश करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो उसी को कर देते हैं और वो साथ उसी का दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि किसान जो है निरीह होते हैं, वो कमजोर होते हैं, वो शासक का साथ देते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, बेईमानी में आकर उनसे धन छीनने की कोशिश करते हैं जानबूझकर। ठीक है। फिर बात करते हैं शेरशाह का अगला कथन है, एक वो मानता है कि मैं जानता हूं कि किसान ही खेती बाड़ी की धुरी है। मतलब खेती बाड़ी का जो अगर हम कहें कि मध्य बिंदु है वो क्या है, किसान है। उनके सुख और दुख पर ही खेती की वृद्धि और कमी निर्भर करती है। ठीक है। अगर किसान सुखी होगा तो उसको ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी किसमें, कृषि में। और अगर वो दुखी होगा तो वहां पर कृषि में कमी देखने को मिलेगी। भू राजस्व लेखा जोखा प्रमुख रूप से दो भाषाओं में किया जाता था। दो भाषाएं कौन सी थी, उसमें सबसे पहली भाषा की अगर हम बात करें तो वो हिंदवी, और दूसरी जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है। जिस पर ये लेखा जोखा तैयार किया जाता था इसको बोला जाता था कागज एक खाम। ठीक है। कागज से खाम बोला जाता था किसे, जिस पर ये लेखा जोखा तैयार किया जाता था। फिर हम बात करते हैं शेरशाह ने किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था लागू की थी। ये पहला ऐसा शासक था जिसने किसानों के लिए इतने सारे कदम उठाए थे। ठीक है। पट्टा और कबूलियत थी क्या, पट्टा यह एक राजकीय पत्र हुआ करता था। इसमें पूर्ण रूप से भूमि के बारे में लिखा जाता था। पट्टे के बारे में लिखा जाता था कि भाई कितने दिनों के लिए जमीन दी जा रही है, उपज का क्षेत्र कितना है, और भू राजस्व और उत्पादन की पूर्ण रूप से जानकारी उसमें लिखित होती थी। ठीक है। किसमें, पट्टे में। दूसरी बात अगर हम कबूलियत की करें तो वो एक किसान पत्र होता था, उसमें कबूलनामा लिखा जाता था कि कबूल है जो भी इसमें पट्टे में लिखा गया है। ठीक है। कबूल है का सहमति पत्र होता था यह किसानों का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फसल काटने से पहले इसको बांटा जाता था जिसको खेत बटाई कहा जाता था। तीन प्रकार की बटाई व्यवस्था बताई है किसने, शेरशाह ने। उसने कहा है
कि खेत बटाई, जो फसल काटने से पहले खेत को बांटा जाता था, वो क्या है, खेत बटाई, और ये राज्य और किसान के बीच में बांटा जाता था। दूसरा लंग बटाई, फसल काटकर खलियान ढेर बनाए जाते थे खलियान में, और फिर क्या होता था, उन ढेरों को बांटा जाता था, जिसको लंग बटाई कहते हैं। लंग का मतलब यहाँ पर ढेर से है, ठीक है। अनाज निकालने के बाद वास्तविक बांट रास बटाई कहलाती थी, ठीक है। कहते हैं कि जब अनाज को निकाल लिया जाता था अच्छे तरीके से, उसको साफ कर लिया जाता था, तब क्या होता था, बांटा जाता था, वो रास बटाई कहलाती थी। फिर हम बात करेंगे बटाई एवं कंगूट। यह अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की एक पद्धति हुआ करती थी। इसमें कर निर्धारण किस प्रकार से माना है, एक अनुमान के अनुसार माना है। फिर यह मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब क्षेत्र पर लागू की गई थी, ठीक है। ये वाली जो हम एक व्यवस्था देख रहे हैं। इसके बाद शेरशाह ऐसा प्रथम शासक था जिसने किसानों के लिए ये सब कार्य किए थे। शेरशाह ने जो भूमि का विभाजन किया था, तब तीनों से 33% भाग कर वसूला जाता था, ठीक है। अपवाद के रूप में मुल्तान से यह 1/4 भाग प्राप्त किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुल्तान में लागू नहीं होती थी। इसके अलावा ये कई सारे ऐसे कह सकते हैं शुल्क बता रहे हैं जो उस समय लागू थे। सबसे पहले जरीमाना। जरीमाना शुल्क कौन सा है, यह भूमि सर्वेक्षण का शुल्क कहा जाता था, और ये 2.5% वसूल किया जाता था। फिर हम बात करते हैं महसिलाना। ये 5% कर लिया जाता था। कर संग्रह शुल्क किसको बोला जा सकता है, ठीक है। कर को इकट्ठा करने का शुल्क कितना है, 5%। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा आकस्मिक आपदा कर। आकस्मिक आपदा कर क्या है कि बाई चांस अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए वो पहले से ही कर ले लेते थे, और वो कितना था, वो 2.5% लिया जाता था। यह अनाज के रूप में डायरेक्ट लिया जाता था, ये कैश नहीं लिया जाता था, ठीक है। आपदा आएगी तो क्या होगा, भुखमरी होगी, और भुखमरी से बचने के लिए ये 2.5% क्या ले रहे हैं, अनाज पहले से ही ले लेते थे। शेरशाह के सार्वजनिक कार्य। शेरशाह ने कई सारे सार्वजनिक कार्य किए थे, ठीक है। सड़कें बनवाई थी, सराय बनवाए थे, और भी अन्य ऐसे काम किए थे जो नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो सड़कों की करेंगे। सड़क शेरशाह सूरी द्वारा 4 बनाई गई थी, जो काफी फेमस मानी जाती हैं। 4 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीटी रोड की बात की जाती है, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम बोलते हैं। लाहौर से सोनार गांव बंगाल तक ये बनवाई गई थी। इसमें सड़क ए आजम इसको उस समय बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सड़क ए आजम, ठीक है। ये सबसे लंबी सड़क मानी जाती थी। ओकलैंड द्वारा इसको जीटी रोड नाम दिया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बोला गया, ये बोला गया ओकलैंड के द्वारा। फिर हम बात करते हैं आगरा से बुरहानपुर। ये दूसरा रोड माना जाता है, दूसरी सड़क मानी जाती है जो काफी फेमस है। आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक एक तीसरी सड़क बनवाई, और चौथी सड़क कहां से कहां देखने को मिलती है, लाहौर से मुल्तान तक, ठीक है। ये सड़क से जुड़े हुए कार्य थे जो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे। फिर हम बात करते हैं शेरशाह ने प्रत्येक 4 मील पर एक सराय का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1700 से अधिक उस व्यक्ति ने सराय बनवाई थी। प्रत्येक सराय पर शिकदार नियुक्त किया गया था। शिकदार क्या था, एक सैनिक अधिकारी था जो वहां पर देखरेख का कार्य किया करता था। इन सरायों पर डाक चौकियों का निर्माण भी किया गया था। शेरशाह ने कहा था जो भी सराय में आए उसके पद अथवा ओहदे के अनुसार उस पर क्या करना है, सरकारी खजाने से खर्च करना है, ठीक है। अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है तो सरकारी खजाने से अच्छा खासा खर्च किया जाता था। अगर छोटे रैंक का अधिकारी है तो उसके लिए उसके रैंक के हिसाब से खर्च किया जाता था। कानूनगो ने सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है, ठीक है। कानूनगो एक इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास लिखा है। उनके अनुसार अगर हम माने तो वो कहते हैं कि एक शरीर मान लेते हैं साम्राज्य को, तो उसकी धमनियों का कार्य किसने किया है, वो सरायों ने किया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे न्याय प्रशासन के बारे में। शेरशाह सूरी द्वारा जो न्याय प्रशासन लागू किया गया था उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।